Today we are going to discuss gram-negative cocci. And from tomorrow onwards, you're going to have your lectures in hemodynamics from Journal Bags. Okay? And afterwards, we're going to have 2 lectures per week from the microbiology and 2 lectures per week from the Journal Bags. Okay. So, I hope by this time you remember gram-negative cocci would be spherical in morphology, and they would be appearing pink-red on gram staining. Okay. So let's start it. It's basically chapter number 16 in Levinson, 15th edition. And the lecture slides are based on your book, basically. And in some parts I've added some diagrams to help you out. And in some slides I've tried to simplify the concept. So starting the lecture, the genus Neisseria. Okay, so gram negative कोकाई जो है उसके अंदर सिर्फ नाइजेरिया की ही एग्जांपल आपको अमूमन पढ़ाई जाती है, ठीक है। नाइजेरिया एक ग्रुप है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई और इसकी 2 इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं इस जीनस में, नाइजेरिया मेनिंजिटिस और नाइजेरिया गोनोरी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा नाम इंडिकेट कर रहे हैं, मेनिंजिटिस जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा और नाइजेरिया गोनोरी जो है वो गोनोरिया कॉज करेगा। तो बेसिकली नाइजेरिया मेनिंजिटिस सिर्फ मेनिंजाइटिस नहीं करता, इसकी एक और कंडीशन भी होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंगोकॉक्सीमिया, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी कैसी अपीयरेंस होती है, क्लिनिकली आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी डिजीज है, ये हम कुछ पिक्चर्स में देखेंगे फर्दर, ठीक है। और नेक्स्ट जो फॉलोइंग स्लाइड्स हैं उनमें हमें आइडिया हो जाएगा। नाइजेरिया गोनोरी जो डिजीजेस कॉज करता है उसमें गोनोरिया, फिर न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस जिसका दूसरा नाम है ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन आई इन्फेक्शन which is observed in newborn babies, and the third is pelvic inflammatory disease, okay, this is abbreviated as PID. So Neisseria meningitis basically gram negative diplococci which are kidney bean like in their shape, and they always occur in pairs and usually they're intracellular, okay. So here are the gram negative diplococci, इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी शेप कुछ कुछ किडनी बीन्स की तरह की है और ये सब जो है ना ये पेयर्स में है, इनमें कोई एक भी आपको सेपरेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरह ये यूजुअली इंट्रासेल्युलर, ठीक है। ये फेगोसिटिक सेल आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई एपरेंट है। ओके, सो humans are the only natural host for meningococci. These organisms are transmitted by airborne droplets, ठीक है। एक से दूसरे को कैसे ट्रांसमिट होते हैं, via airborne droplets, and then when they reach the nasopharynx they colonize the membranes of the nasopharynx and they become a part of the transient flora of the upper respiratory tract. अब जहाँ पे आपने नॉर्मल फ्लोरा पढ़ा था वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल फ्लोरा की बैक्टीरिया है उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक वो जो बॉडी के अपने रेजिडेंट फ्लोरा होते हैं और दूसरे वो जो कुछ टाइम के लिए आके वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, सो फ्रॉम द नेजोफैरिंक्स, जब ये नेजोफैरिंक्स में आके वहां पे ट्रांजिट यानी कुछ टाइम के लिए अब इन्होंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सर्वाइव करना है, सो हाउ वुड दे सर्वाइव, दे नीड देयर ओन ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उनको अपनी कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए, सो दे कैन आइदर एंड दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड दे कैन स्प्रेड टू स्पेसिफिक साइट्स सच एज मेनिंजेस और जॉइंट्स और बी डिसेमिनेटेड थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स से जब एक दफा ये एंटर हो गए, अब ये उस लोकल एरिया में कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, कुछ इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेंगे, फिर ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट साइट्स पे रीच करेंगे जिसमें डिस्टेंट साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेनिंजेस हैं, जॉइंट्स हैं, या फिर दे मे बी डिसेमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अगर ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाए ब्लड के थ्रू तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंगोकॉक्सीमिया, ये कॉम्प्लिकेशन है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? In this diagram you can see
On the right side, this is an infected person. ठीक है, यहाँ पे इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया मौजूद है या इन्फेक्शन कॉज कर चुके हुए हैं somehow. ठीक है, so when this person is going to cough or sneeze or maybe even talk, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरोसोल्स जनरेट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे. So the person who is near to this infected person is going to catch these bacteria, and they are going to enter the nasopharynx, and then they are going to survive for some time in the nasopharynx. Then either they are going to cause a local infection or inflammation here, or they can extend to the nearby areas, for example meninges, and they can also reach the distant areas, for example joints, and sometimes if they're causing the meningococcemia, then other parts of the body through blood. Okay, now there is a condition जो कि asymptomatic होती है, ठीक है. 5% of the people they become chronic carriers. अब chronic carriers में क्या होता है, इनमें खुद चाहे symptoms ना भी हो, लेकिन they can cause as a source of infection to others. ठीक है, जो कैरियज रेट है it can be as high as 35% in people who live in close quarters. So इसीलिए meningitis जो है, इसमें आप देखें कि आपके पास किस किस तरह के क्लिनिकल सिनेरियो या क्लिनिकल केसेस आ सकते हैं. मिलिट्री रिक्रूट्स, ठीक है, जहाँ कहीं ज्यादा लोग क्लोज्ड एरिया में एक जगह पे रहेंगे, वहाँ पे इस तरह की डिजीजेस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं, उनके स्प्रेड का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या क्या एग्जांपल्स हैं. एक मिलिट्री रिक्रूट्स आ गया, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के प्रायर टू द यूज ऑफ, अच्छा, वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले जो है मेनिंजाइटिस ये आर्म फोर्सेस के एरियाज में बहुत ज्यादा फैल जाता था, इसी वजह से क्योंकि ये एक छोटे एरिया में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे रहते थे. अच्छा, इसके अलावा और किन लोगों में हो सकता है ये, और कौन से लोग कैरियर हो सकते हैं. कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग जो टेक केयर कर रहे हैं पेशेंट्स को. ठीक है, तो पेशेंट को टेक केयर करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं, उसके घर के लोग हो सकते हैं. अगर वो कहीं पे एडमिटेड है तो वहाँ पे उसका जो भी स्टाफ उसको हैंडल कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, वार्ड बॉय हो सकते हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स हो सकते हैं. Outbreak of the meningococcal disease also have occurred in college students living in dormitories. ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके पास आ गई, जो हॉस्टल्स में या नर्सिंग होम्स में या आप कह सकते हैं कि इसी तरह ऑर्फनेजेस में बहुत ज्यादा लोग एक छोटे, मतलब एक प्रॉपर एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्लोज्ड एरिया में, तो वहाँ पे ये डिजीज स्प्रेड कर सकती है इस तरह की. ठीक है, और कैरियर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे में सिम्टम्स नजर आए, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं. ठीक है, जब सिम्टम्स नजर आ गए तब तो पेशेंट हो गया ना, तब फिर कैरियर नहीं रह जाएगा. ओके, तो विजिलेंस फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं. सबसे पहले कि जो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस है, इसका एक कैप्सूल होता है जो बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स से बना होता है. पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, और ये कैप्सूल जो है ये इसके दो फंक्शंस हैं. एक तो ये प्रिवेंट करता है इन मेनिंगोकोकाई को टू बी ईटन अप बाय द फेगोसिटिक सेल्स. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, कोई भी फॉरेन एंटीजन या बैक्टीरिया या कोई भी इस तरह की चीज, तो जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो उसको इनगल्फ करके उसको प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंड प्रेजेंट करते हैं उसको अपने सरफेस पे, एंड फ्रॉम दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे आर अटैक्ड बाय द टी सेल्स, और उसके बाद जो है वो एक इम्यून चेन स्टार्ट हो जाती है. तो फेगोसिटिक सेल्स जो है वो उनको डिग्रेड करते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स वो कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो इनका पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, इट हेल्प्स देम आउट and they prevent to be eaten by the phagocytic cells. सेकेंड क्या है कि ये जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में. ठीक है, ओके, इसकी सिग्निफिकेंस हम अभी डिस्कस करेंगे. एंटीबॉडीज की वजह से हम इसको किस चीज में यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली वैक्सीन में. ठीक है, so meningococci, they are divided into at least 13 serological groups on the basis of their antigenicity of their capsular polysaccharides. तो 13 serotypes जो है ना इनकी, वो इस polysaccharide capsule के बेस पे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास इसके तीन फंक्शन आ गए. नंबर 1, फेगोसिटोसिस से बचाता है बैक्टीरिया को. नंबर 2, इसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, सो हम इसको वैक्सीनेशन में यूज कर सकते हैं. नंबर 3, इसके बेस पे हम नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस को 13 सीरोटाइप्स में या सीरो ग्रुप्स में
सब डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस कैप्सूल के बेस पे। अब इसमें से इन 13 सीरो ग्रुप्स में से सब के सब एक जितने विरुलेंट नहीं होते, ठीक है। 5 सीरोटाइप्स दे कॉज मोस्ट केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस एंड मेनिंगोकॉक्सीमिया। इसमें आते हैं ए, बी, सी, वाई और W135, ठीक है। ये 5 सीरोटाइप्स आपने इसके याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, एससीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। और जो वैक्सीन है इसकी, उसमें भी बी के अलावा बाकी चारों वैक्सीन के लिए भी यूज होती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन कौन से इसके सीरोटाइप्स हैं। 13 है, 13 में से ज्यादा डिजीजेस कॉज करने वाले कौन से हैं? 5, ए, बी, सी, वाई एंड W135। और इन 5 में से बी के अलावा बाकी सारे वैक्सीन बनाने में यूज होते हैं। ये हम अभी वैक्सीन में दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो सीरोटाइप ए इज द लीडिंग कॉज ऑफ एपिडेमिक मेनिंजाइटिस वर्ल्ड वाइड। ये एक और बात आपके याद रखने वाली है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का जो सीरोटाइप ए है, इट इज बेसिकली द कॉज ऑफ एपिडेमिक मेनिंजाइटिस। एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक इज द आउटब्रेक, एक्यूट आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी, ठीक है, इट इज कॉल्ड एपिडेमिक। तो सीरोटाइप ए हमेशा एपिडेमिक्स कॉज करता है। सीरोटाइप बी जो है, ये ज्यादातर डिजीजेस यही कॉज करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों ज्यादातर डिजीज कॉज करता है? नंबर 1, इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है? ओके, जो सीरोटाइप ए, सी, वाई और W135 है, ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की डिजीज कॉज कर सकते हैं। ए जो है स्पेसिफिकली जो एपिडेमिक्स है, आउटब्रेक्स कॉज करता है, इन सब के अगेंस्ट हमने वैक्सीन डेवलप कर ली हुई है, ठीक है। लेकिन बी के अगेंस्ट क्योंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए मोस्ट कॉमनली बाकी सबकी जो कॉज की हुई इन्फेक्शन है उसको किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, बिकॉज इट इज नॉन इम्यूनोजेनिक। ये इम्यूनोजेनिक नहीं है, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। Okay, so this diagram shows you a section of the outer membrane of the Neisseria meningitis, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर है इसका। सबसे एक्सटर्नल जो है इसमें कैप्सूल है, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो टिपिकल ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, उसके कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया, पेरिप्लाज्मिक स्पेस हो गया, फिर ये इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, अब इसमें जो है ना लाइपोपॉलीसेकेराइड या एंडोटॉक्सिन जो है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है नाइजीरिया में, ठीक है। उसमें लाइपो ओलिगोसेकेराइड है, लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं है। तो जब नाइजीरिया में आप एंडोटॉक्सिन की बात करेंगे तो आप हमेशा लाइपो ओलिगोसेकेराइड कहेंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिलाई नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। और ये कुछ आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, इनको ऊपर प्रोटीन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये, ओके, ये फॉस्फोलिपिड्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड एलओएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एलपीएस है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोर चेन है, ये ज्यादा एलोंगेटेड है, ठीक है। तो पहले एक लिपिड ए है, फिर ये कोर चेन है, और फिर ये इसके ऊपर ओ एंटीजन है, ठीक है। तो कोर चेन इसकी ज्यादा लंबी है, ठीक है, और इसकी शॉर्ट है, और यहाँ पे इसके साथ ही अटैच होते हैं। Neisseria meningitidis, it contains endotoxin in the outer membrane, like many other gram-negative bacteria. It consists of lipo-oligosaccharide rather than lipopolysaccharide. ठीक है, जो हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स में पढ़ते हैं उसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड है, और जो हम ग्राम नेगेटिव कोकाई में पढ़ते हैं उसमें लाइपोओलिगोसेकेराइड है। नाइजीरिया मेनिंजिटिस में ही नहीं, नाइजीरिया गोनोरी में भी लाइपोओलिगोसेकेराइड ही है। Both the lipopolysaccharide and lipooligosaccharide, they contain lipid A, but oligosaccharide part of the lipooligosaccharide contains few sugars, whereas polysaccharide part contains a long repeated sugar side chain, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये जो शुगर साइड चेन है इसकी, ये ज्यादा लंबी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड में, और ओलिगोसेकेराइड में ये शुगर चेन या 4 मॉलिक्यूल्स में ये इनका नंबर कम है। सो एंडोटॉक्सिन जो है वो क्या करती है? जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन, एंडोटॉक्सिन करती है फीवर, shock and other pathophysiological changes in purified form, and it can reproduce many of the clinical manifestations of the meningococcemia. थर्ड विरुलेंस फैक्टर इसका क्या है? IgA प्रोटीएज, ठीक है।
जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इट हैज समथिंग टू डू विद IgA. ठीक है, so IgA protease is an enzyme that degrades the secretory IgA, which is present on the mucosal surfaces in the mucosal secretions of the body, and thus it disables the local host defenses and helps the bacteria to attach to the membranes of the upper respiratory tract. जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे एंटर हो रही है बॉडी में, ये नेजोफेरिंक्स से एंटर हो रहे हैं. ठीक है, तो जब नेजोफेरिंक्स में ये कोलोनाइज कर रहे हैं, वहां पे IgA प्रोटीएज जो इनका एंजाइम है उसकी मदद से ये सिक्रेटरी IgA जो कि बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि टीयर्स, सलाइवा, ठीक है, म्यूकोजल सिक्रीशंस ऑफ द नेजोफेरिंक्स. ठीक है, तो ये जो सारी सिक्रीशंस हैं, इसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है जो कि प्रोटेक्टिव होती है. ठीक है, और नाइजीरिया मेनिंजिटिडिस क्या करता है, अपनी एंजाइम IgA प्रोटीएज की मदद से इस सिक्रेटरी IgA को डिग्रेड करके होस्ट डिफेंसेस को डिसेबल कर देता है, और इसकी मदद से जाके ये होस्ट डिफेंसेस डिसेबल होने की वजह से ये जाके अटैच कर जाता है टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी हुई है, म्यूकोजल सरफेस इज एसोसिएटेड विद द लिम्फोइड टिश्यू. अच्छा, ये जो है ये सिक्रेटरी IgA है. ठीक है, ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा तो इट विल बी डिसेबल. Okay, so just a brief look at the pathogenesis. क्या होता होगा, बेसिकली नेजोफेरिंग्स है. ठीक है, ये म्यूकोजल लेयर थी. ठीक है, यहाँ पे IgA सिक्रेटरी IgA को डिसेबल कर दिया, बैक्टीरिया जाके अटैच हो गए और सेल के अंदर जो कि इंट्रासेल्युलर होते हैं ये. ठीक है, दे एंटर द सेल्स. ठीक है, फिर यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स हैं ये नेजोफेरिंग्स के, इनको एंटर करके यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स यहाँ तक रीच कर लिया, फिर सर्कुलेशन में एंटर हो गए. ठीक है, कुछ इनकाउंटर कर जाएंगे यहाँ पे, जो PMNs हैं उनको इनकाउंटर करेंगे, लेकिन फिगोसिटोस नहीं होंगे. ठीक है, देन दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, they enter into the CSF, and basically they have different targets from now onwards. Some will go and affect the meninges. ठीक है, and there is a chance that they reach from the circulation to different areas like the joints and other parts of the body. So in meningococcemia, we have a life-threatening condition which is called Waterhouse-Friderichsen syndrome. इसमें क्या होता है, high fever, shock, widespread purpura. Purpura क्या होते हैं, they're red rash-like appearance on the skin, disseminated intravascular coagulation, thrombocytopenia, ये decrease हो गई इसमें thrombocytes and प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गए, एंड एड्रीनल इनसफिशिएंसी. तो इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है समटाइम्स 1 to 2 मार्क्स का, व्हाट इज वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम. इसमें आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ मेनिंगोकोक्सीमिया. ठीक है, या लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ मेनिंगोकोक्सीमिया. इट इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया मेनिंजिटिडिस एंड इट हैज these features, जिसमें आ गया फीवर, शॉक, widespread purpura, DIC, thrombocytopenia, adrenal insufficiency. Bacteremia can result in the seeding to many organs, especially the meninges. ठीक है, अब meningitis जो है वो कैसे अपेयर करता है, it is basically inflammation of the meninges and it will present as fever, headache, stiff neck and increased level of PMNs, polymorphonuclear leukocytes in the spinal fluid. ठीक है, नॉर्मली जो स्पाइनल फ्लूइड है इसमें किसी भी किस्म के इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, सो इस कंडीशन में जो स्पाइनल फ्लूइड है, जो CSF आप लेंगे सैंपल, उसमें आपको बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स नजर आएंगे. People with complement deficiency C6 to C9, they have an increased incidence of meningococcal bacteremia. ठीक है, अब ये थोड़ी सी एसोसिएशन आपको बता रहा है कि मे बी द होस्ट डिफेंसेस दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसीज हो, C6 से C9 ना हो, दैट मीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता और जो फॉरेन एजेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो इनमें जो है वो मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस का रेट बहुत ज्यादा होता है. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन MCQs. ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज में कौन सी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन कॉमन होती है. ठीक है, सो इस स्लाइड में से आपके एटलीस्ट 2 MCQs बन सकते हैं. One is about Waterhouse-Friderichsen syndrome and the other is about the complement deficiencies and its relation to Neisseria. ठीक है,
ओके, सो मेनिंगोकोकल डिजीजेस दो तरह के आपको बताइए, एक मेनिंगोकोक्सीमिया है और एक मेनिंजाइटिस है। मेनिंगोकोक्सीमिया इज बेसिकली अ ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, and the bacteria are in the blood, and from there they reach different sites in the body, they form purplish rash, which is a telltale symptom, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी इस तरह का रैश हो सकता है। फिर जो मेनिंजाइटिस है, इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज है, सिवियर हेडेक, नेक रिजिडिटी और neck stiffness will be observed, and bacteria will be found in the spinal cord and brain membranes, ठीक है। तो CSF के अंदर जो है ये आपको PMS की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। So how will we diagnose it in the lab? तो लैब डायग्नोसिस के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने एक छोटा सा डिजाइन किया था कि हमने हर बैक्टीरिया का लैब डायग्नोसिस इसी तरह से लिखना है, सिंपल एंड इजी। आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन पैराग्राफ की फॉर्म में बहुत लंबी लाइंस में लिखे हुए हैं, सो यू कैन यूज दिस ब्रीफ समरी टू राइट डाउन द लैब डायग्नोसिस ऑफ नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। सबसे पहले ये कि आप सैंपल क्या लोगे। बच्चों में आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, सैंपल हमेशा हमने किस चीज से डिसाइड करना होता है, डिपेंड्स ऑन द साइन एंड सिम्टम्स। जिस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा उस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा सैंपल लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कोई क्लिनिकल सिनेरियो देके, लेट्स से मेनिंजाइटिस का, ठीक है, कि अ पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद हाई फीवर एंड हेडेक and neck stiffness and suspected to have meningitis, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि इसमें जो है ना आप फर्दर लैब में कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपने जो उसके जो सैंपल लेना है आपने उसमें वो CSF का सैंपल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पेशेंट डिसेमिनेटेड डिजीज के साथ आता है, लेट्स से कि उसको जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस लग रहा है, तो आपने जॉइंट फ्लूइड लेना है, ठीक है। अगर आपको जो है पेशेंट की पिक्चर ऐसी है, मेनिंगोकोक्सीमिया वाली है, ठीक है, और उसमें लेट्स से मैंने वाटरहाउस-फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं, ठीक है, कि फीवर है, ये DIC है, रैश है, परफ्यूरा है, ठीक है। तो इस पेशेंट में आपने क्या सैंपल लेना है, ब्लड, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में आपसे जनरली पूछा जाए कि व्हाट हाउ विल यू प्रोसीड विद अ केस ऑफ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई इन द लैब, या आपसे पूछा जाए कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को का लैब डायग्नोसिस आप कैसे लिखेंगे, तो आपके पास एक चॉइस है कि आप ब्लड भी लिख सकते हैं सैंपल में, स्पाइनल फ्लूइड भी लिख सकते हैं, जॉइंट फ्लूइड भी लिख सकते हैं, और ठीक है, जो रैश हुआ है उस पे से भी स्क्रैपिंग ले सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल वहाँ पे सैंपल्स लिखने की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सिनेरियो के हिसाब से पूछा जा रहा है कि मेनिंजाइटिस का केस है और उसका लैब डायग्नोसिस पूछा है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए अपने आंसर में, स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल ही लिखें, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग कैसे करेंगे हम, इसकी स्टेनिंग पे क्या देखेंगे, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिप्लोकोकाई नहीं लिखा, खाली कोकाई लिखा हुआ है। Okay, so it is better to write diplococci. Gram-negative diplococci seen in the smear of the spinal fluid. ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई और कोई भी ऐसे नहीं है जो मेनिंजाइटिस कॉज करे, यहीं पे आपका प्रिजम्पटिव जो डायग्नोसिस है वो यहीं पे ही बन जाता है। समटाइम्स क्योंकि मेनिंजाइटिस के बारे में एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। तो आप हमेशा वेट नहीं कर सकते कि कल्चर की रिपोर्ट्स आए तो फिर आपने पेशेंट को कोई मेडिसिन सजेस्ट करनी है, इतनी देर में आपका पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो कि सबसे पहले आपने CSF का सैंपल ले लिया, उसको लैब में आपने स्टेनिंग करके ग्राम स्टेनिंग पे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई देख लिए। अब आपने इसका मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आपने एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यू नॉट गोइंग टू वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ द कल्चर, ऑल्दो आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले कल्चर के लिए सैंपल ले लेना है, कल्चर्स लगा देने हैं, लेकिन आपने वेट नहीं करना कल्चर की रिपोर्ट का, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है और पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, सो एक चीज और है कि इसमें नाइजेरिया मेनिंजाइटिस में हर एज ग्रुप के पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पीड्स पेशेंट्स में आपको और ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। सेकेंडली, CSF का सैंपल हम जब भी लेते हैं बच्चों, तो वो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो हर पेशेंट में तो नहीं लिया जाता, बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी हम वो सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो डेफिनेटली उस पेशेंट को एज मेडिकल इमरजेंसी ट्रीट करने की जरूरत है जिसमें मेनिंजाइटिस लग रहा है। Organisms grow best on the chocolate agar incubated at
37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। सो इसके लिए जो कल्चर मीडियम स्पेसिफिक है वो चॉकलेट एगर है। चॉकलेट एगर पे नाइजीरिया की ग्रोथ चेक करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये। अच्छा, इसके अलावा शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट हम करते हैं। ये ग्लूकोज और माल्टोज दोनों को फर्मेंट करते हैं नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी हम कर सकते हैं। और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है उसकी डिटेक्शन के लिए ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है। सो अब हम हमारे पास कौन कौन सी टेस्ट आ गए। सबसे पहले हमने सैंपल ड्रॉ किया, फिर हमने उसकी स्टेनिंग की। कौन सी स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नेगेटिव को गाया गया, फिर आपने उसको कल्चर किया चॉकलेट एगर पे। ठीक है। और फिर आपने बायोकेमिकल टेस्ट कौन से किए? ऑक्सीडेज टेस्ट आपने किया, ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ गया। आपने शुगर फर्मेंटेशन देखी तो ग्लूकोज और माल्टोज दोनों को फर्मेंट कर दिया। आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी कर सकते हैं। और लेटेक्स एग्लूटिनेशन से आपने कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड को डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, अब चूंकि हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस या तो बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस पूछी जाती है, विजिलेंस फैक्टर्स पूछे जाते हैं, या लैब डायग्नोसिस, और चौथी चीज है प्रिवेंशन या इम्यूनाइजेशन। ठीक है। तो ये चार चीजें इसमें पूछी जाती है। इसलिए अगर आपने लेट से ये एक पेज अच्छी तरह याद कर लिया है या ये एक स्लाइड अच्छी तरह याद कर लिया है, दैट मींस नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का एक क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। So this is very important. Okay. So here you can see the gram negative nucleococci. ठीक है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये within the cells, within the pigments, यहाँ देख सकते हैं। Okay, next आपको कहा था चॉकलेट एगर पे इसकी ग्रोथ देखनी है। दिस इज द चॉकलेट एगर विच इज somewhat like the color of the chocolate. ठीक है, ये जो है इसमें ये जो ये पिन पॉइंट कॉलोनीज है इसकी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री किया हुआ पूरा एगर, और ये ग्रोथ इसमें विजिबल है। दिस इज ऑक्सीडेज टेस्ट। इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट विच इज परफॉर्म्ड इन द लैब, और ये आपको आपके सिलेबस में भी शामिल होता है। आपको सिखाते भी हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है। जो सैंपल है उसमें से आपने जो इनोकुलम है वो आपने फिल्टर पेपर के ऊपर लगा के उसके ऊपर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करना है। अगर इस बैक्टीरिया में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कलर चेंज होके पर्पल ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीडेज नेगेटिव है उसमें कुछ भी नहीं लगता। सो नाइजीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। जो ड्रग कॉमनली यूज की जाती है पेनिसिलिन जी है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह कॉमन नहीं होती। और चंद एक स्ट्रेन हैं जिसमें से प्रोफ्लॉक्सासिन की रेजिस्टेंस 2007-8 में सामने आई थी, लेकिन एज सच इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती। अच्छा, अब जो है हम जो इस टॉपिक का यानी कि नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है हम वो करने लगे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में मैंने आपको कहा था कि प्रिवेंशन जिस बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंट होगी पढ़नी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, तो अपनी बुक्स में ये मार्क कर लें कि आपने नाइजीरिया मेनिनजाइटिस की प्रिवेंशन जरूर पढ़नी है। दो तरह की प्रिवेंशन है इसकी। एक तो हम फार्माकोलॉजिकल यानी कि ड्रग रिलेटेड हम दे सकते हैं, जिसको कीमो प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। ठीक है, कि जो पेशेंट जो लोग एट रिस्क हैं कम्युनिटी में, उनको हमने पहले से ये मेडिसिन प्रोफाइलेक्टिकली दे दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो लोग जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, केसेस जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको हमने प्रिवेंट करने के लिए लेट्स से रिफैम्पिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दो ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है इसमें? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन वाइवा एंड इन थ्योरी एंड इन एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें है इम्यूनाइजेशन। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि 13 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के जो कि बेस्ड हैं इसके कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड के ऊपर। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है वो एंटीबॉडीज इंड्यूस करता है। तो हमें जो है इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं कि इसकी जो भी वैक्सीन होगी उसमें बेसिकली इन्हीं स्ट्रेन्स को यूज करके बॉडी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, ताकि डिजीज डेवलप ना हो। तो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आपको शायद पता होगा कि जो वीकेंड
या आप कह सकते हैं आफ्टर रिपीटेड मसाज जब हम इनकी विरुलेंस कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं एक स्ट्रेन की, लेकिन उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बरकरार रहती है, यानी कि वो इम्यून रिएक्शन कॉज कर सकता है मगर डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। इसमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है इसकी 3 टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। और तीनों टाइप्स में यही 4 स्ट्रेन इस्तेमाल हुए हुए हैं जो कि ए, सी, वाई एंड W135 है एज इम्यूनोजेन। ये चारों स्ट्रेन यूज किए हुए हैं। स्ट्रेन बी यूज नहीं किया हुआ, वो मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेन बी जो है वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, एंटीबॉडीज नहीं बनती इस तरह कि हम उनको यूज कर सकें। ओके, सो ये जो 3 तरह की मेनिंजोकोकल वैक्सीन आपको बताई है, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, अगर ये आपको ये नाम नहीं भी याद रखते कि मिनेक्ट्रा में क्या है और मिनबियो में क्या है, ठीक है, तो आप ये नाम बेशक ना याद रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि 3 तरह की वैक्सीन है, जिसमें से 2 कॉन्जुगेट वैक्सीन हैं, ठीक है, 2 वैक्सीन कॉन्जुगेट पॉलीसेकेराइड हैं और एक वैक्सीन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, ठीक है। जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है इसमें आप देखिए यही 4 पॉलीसेकेराइड्स ए, सी, वाई और W135, ठीक है। 4 पॉलीसेकेराइड्स कॉन्जुगेटेड टू डिप्थीरिया टॉक्सॉइड एज अ कैरियर प्रोटीन, और दूसरे में क्या है 4 पॉलीसेकेराइड्स कॉन्जुगेटेड टू नॉन टॉक्सिक म्यूटेंट ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, यानी कि 2 अलग अलग कैरियर प्रोटीन यहाँ पे यूज की जा रही हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो वैक्सीन का कंपोनेंट है उसको किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट बना के यूज किया जा रहा है ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिप्थीरिया, एक में डिप्थीरिया टॉक्सॉइड यूज हुआ है और एक में नॉन टॉक्सिक म्यूटेंट यूज हुआ है डिप्थीरिया टॉक्सिन का, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। और यही चारों पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कॉन्जुगेट इसके साथ हुए हुए, यही चारों इसके साथ हुए हुए, ये 2 वैक्सीन बन गई। ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन हैं ये हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज इंड्यूस करती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, ठीक है। दैट मींस कि ये हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। बहुत हाई टाइटर्स होते हैं इनकी, प्रोटेक्टिव टाइटर्स जो हैं वो बॉडी में डेवलप कर लेती हैं। सो ग्रुप बी पॉलीसेकेराइड की कोई वैक्सीन नहीं है। वो बच्चे जिनको एज 11 से प्लस तक जो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों में, ठीक है, वो इसलिए इस एज ग्रुप में लगाते हैं ताकि टीनेजर्स में इसके आउटब्रेक्स ना हो, ठीक है, और जो यंग एडल्ट्स हैं उनको ये डिजीज ना हो। अच्छा, और अगर 16 इयर्स ऑफ एज से पहले किसी को वैक्सीन लगी है तो फिर उसको बूस्टर लगवाना पड़ेगा, अगर 16 ईयर के बाद लगी है तो उसको बूस्टर लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल है कि ये इसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम इजीली याद रख सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रेन यूज हुए हैं, ACW135, ACY135, ठीक है, और 4 पॉलीसेकेराइड्स डिप्थीरिया टॉक्साइड के साथ कॉन्जुगेट हुए हैं, या फिर 4 पॉलीसेकेराइड्स कॉन्जुगेट हुए हैं नॉन टॉक्सिक म्यूटेंट्स के साथ, जो डिप्थीरिया टॉक्सिन के नॉन टॉक्सिक म्यूटेंट के साथ, ठीक है। ज्यादातर ये 11 से 12 साल की एज पे लगाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर 16 साल से कम में लगाई जाए तो बूस्टर की जरूरत है, अगर 16 साल के बाद लगाई जाए तो बूस्टर की जरूरत नहीं है। और एक और बात ये है कि इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच इज बेटर, सो कॉन्जुगेट वैक्सीन इज बेटर, व्हाई, बिकॉज इट इंड्यूसेस हाई टाइटर्स ऑफ एंटीबॉडीज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। नेक्स्ट इज मीनोम्यून, ठीक है। ये मैंने आपको कहा है कि आपको नाम नहीं याद होते तो बेशक ना याद रखें, ये जरूर याद रखें कि कॉन्जुगेटेड 2 है और एक अनकॉन्जुगेटेड है, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली द 4 पॉलीसेकेराइड्स। अनकॉन्जुगेटेड है दैट मींस किसी भी प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट नहीं बना हुआ, सिर्फ इसके अंदर वही 4 पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज बेसिकली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द एपिडेमिक्स, ठीक है। जो हमने आउटब्रेक्स की बात की थी, ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल होती है, और जो कैरियर रेट है उसको लो करती है। 2 सिचुएशंस में इसका ज्यादा यूज है, नंबर 1 आउटब्रेक्स, नंबर 2 फॉर कैरियर्स, ठीक है। तो जो ट्रेवलर्स हैं जो दूसरे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे एपिडेमिक है, दे शुड रिसीव द वैक्सीन। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इनकरेज किया जाता है, क्योंकि ये जैसे हमने हॉस्टल्स और इनकी बात की, ट्रेवलर्स में भी ये चीज होती है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे स्टे करते हैं। अच्छा, अब मेनिंगोकोकल वैक्सीन के बारे में एक आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी थी, मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है ये जब भी आप हज के लिए जाते हैं तो ये आपको लाजमी लगवानी होती है। व्हाई, बिकॉज उसमें भी आपने इकट्ठे बहुत सारे लोगों ने क्लोज्ड एरियाज में रहना होता है, ठीक है। और उसमें बहुत चांस है कि एक से दूसरे को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, चूंकि किसी को भी किसी से लग सकती है, तो हमें नहीं पता होता कि बहुत सारी जगहों से लोग आए होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कहीं पे कोई ऐसा एपिडेमिक हो ऑलरेडी चल रहा हो और वहां से लोग आ जाएं,
तो उसमें डेफिनेटली एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हज के मौके पे जो वैक्सीनेशन आपने करवा के जानी होती है उसमें मेनिंगोकोकल या नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके। सेकंड इज नाइजेरिया गोनोरिया। नाइजेरिया गोनोरिया, इसका दूसरा नाम है गोनोकोकाई। जैसे कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम था मेनिंगोकोकाई। ठीक है, मेनिंगोकोकाई एंड गोनोकोकाई। गोनोकोकाई दे कॉज डिजीज ओनली इन ह्यूमंस। मेनिंगोकोकाई के बारे में भी यही कहा गया था कि ये सिर्फ ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। ट्रांसमिशन, द ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। ठीक है, अब नाइजेरिया गोनोरिया की ट्रांसमिशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की ट्रांसमिशन से। इट इज आइदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और इट मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द बेबी ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, हमने पढ़ा था कि व्हेन द बेबी इज पासिंग थ्रू एन इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है, यानी कि मदर्स वेजाइना इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद दैट ऑर्गेनिज्म, तो इसके दौरान जो है ये बेबी को भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमने ये पहले भी 2 कंडीशंस में पढ़ा है, शायद आपको थोड़ी थोड़ी याद आ रही हो। चलिए अभी सोचेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर टेस्ट। आई थिंक मुझे लिख लेने चाहिए, है ना। नेम 3 बैक्टीरिया that can be transmitted from the mother to the baby through an infected birth canal. ठीक है, चलिए, लेकिन बहरहाल नाइजेरिया गोनोरिया आपकी इस टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो मे बी नेक्स्ट जहाँ पे हमने सारी बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट लेना होगा ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। ओके, गोनोकोकस इज क्वाइट सेंसिटिव टू डिहाइड्रेशन एंड कूल कंडीशंस। ठीक है, गोनोरिया इज यूजुअली सिम्प्टोमेटिक इन मेन बट ऑफन एसिम्प्टोमेटिक इन वुमेन। ठीक है, तो समटाइम्स आपके पास एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है लेकिन उसका आपने कोई विजाणु स्वाब भेजा लेट से, या इस तरह की कोई आपने तो आपको पता चला कि कोलोनाइज किया हुआ बैक्टीरिया ने, लेकिन अभी इन्फेक्शन नहीं है। Genital tract infections are most common source of organism, but anorectal and pharyngeal infections are important sources as well. ठीक है, नाइजेरिया गोनोरिया की डिजीजेस जो हैं उसमें एक तो गोनोरिया आ गया, ठीक है, फिर उसमें PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ गई, और इसके साथ साथ इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम है, जिसका दूसरा नाम है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। अब इसके विजिलेंस फैक्टर्स भी देख लेते हैं। इसमें पिलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का एक इम्पॉर्टेंट अगर विजिलेंस फैक्टर बताना हो तो मुझे लगता है कि वो कैप्सूल होगा। ठीक है, ऑल्दो IgA प्रोटीएज इज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन चूंकि कैप्सूल की बेस पे इसको डिफरेंट स्ट्रेन्स में हम क्लासिफाई करते हैं, और जो उसकी डिफरेंट सीरोलॉजिकल स्ट्रेन है, 13 स्ट्रेन हमने पढ़े हैं, वो हमने कैप्सूल के बेस पे किए। ठीक है, इसमें पिलाई कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिलेंस फैक्टर्स बिकॉज दे मीडिएट अटैचमेंट टू द म्यूकोजल सेल सर्फेसेस एंड एन एंटीफेगोसिटिक। ठीक है, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस में क्या चीज थी जो एंटीफेगोसिटिक थी? उसका कैप्सूल। ठीक है, और क्लासिफाई भी कैप्सूल की बेस पे हो रहा था, एंटीफेगोसिटिक भी कैप्सूल था, एंटीबॉडीज भी कैप्सूल के केस बन रही थी, दैट इज व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे पिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलाई की बेस पे इनको हम फर्दर सब क्लासिफाई भी कर सकते हैं। पिलाई की बेस पे ये जो एंटीफेगोसिटिक पिलाई ही है जो एंटीफेगोसिटिक भी है, और जिन गोनोकोकाई के अंदर पिलाई प्रेजेंट होते हैं यूजुअली वही विरुलेंट होते हैं। दूसरे जो है वो जिनके अंदर पिलाई प्रेजेंट नहीं है दे आर एविरुलेंट, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं करते। Two virulent factors in the cell wall are endotoxin, lipo-oligosaccharide, and the outer membrane proteins. The organism's IgA protease can hydrolyze the secretory IgA, which could otherwise block the attachment to the mucosa. ठीक है, तो ये जो mucosal secretions होती हैं जिनके अंदर ये IgA का component भी होता है, they basically meant कि ये clearance करती रहे उस surface की, और वहाँ पे किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या वायरसेस को अटैच ना होने दें। ठीक है, तो जो IgA प्रोटीज को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने नाइजेरिया मेनिंजाइटिस में भी पढ़ा और नाइजेरिया गोनोरिया में भी प्रेजेंट है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? दिस इज एन एंजाइम टू डिग्रेड द प्रोटेक्टिव IgA, which is a secretory IgA in the mucosal secretions, and help the bacterium to attach to the mucosa. And gonococci, they have no capsules. So अगर gonococci के virulence factors आपसे